आज की कहानी उन गुमनाम हीरोज के बलिदान के बारे में है जिन्होंने सैकड़ों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके लिए उनकी ड्यूटी सिर्फ काम नहीं था बल्कि फर्ज था, और उनके लिए किसी भी धर्म से बड़ा एक ही धर्म था, वो थी इंसानियत। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली है जिनके बारे में आप खुद से सर्च करके पता लगाना चाहोगे। वेलकम माय डियर रॉकर्स, स्वागत है आपका। तो कहानी की शुरुआत में हम कुमावत नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं। असल में भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए 15,000 लोगों के आरोपी मनमोहन, सुखपाल और एडिसन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मगर पैसे और पावर वाले लोगों को सजा कहाँ होती है, उन्हें तो यूं ही छोड़ दिया गया। और एडिसन जो कि एक अमेरिकन था, उसे तो बकायदा इज्जत के साथ प्लेन से उसके देश भेज दिया गया। इसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें एक ट्रेन हादसा दिखाया जाता है जिसमें स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी भी मौजूद था। उसके सामने ही एक बच्चा मारा जाता है और इफ्तिकार उसे चाह कर भी नहीं बचा पाया। हालांकि ये उसका सपना था, पर उस बच्चे को ना बचा पाने का गिल्ट आज भी इफ्तिकार को सोने नहीं देता। ये समय था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक होने के 16 घंटे पहले का। इफ्तिकार की बात करें तो वो भोपाल जंक्शन पर स्टेशन मास्टर है और उसके परिवार में उसकी बीवी, एक बेटी और एक बड़ा बेटा था, जिसमें से बेटा इफ्तिकार की बिल्कुल भी नहीं मानता था। इसी बीच हमें यूनियन कार्बाइड के अंदर का हाल दिखाया जाता है, जहां अचानक से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अलार्म बजने लगता है। इसलिए वहां पर अफरा तफरी मच जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। उस फैक्ट्री में हम कमरुद्दीन को देखते हैं, जो कि सुपरवाइजर की पोस्ट पर होता है। वो जल्दी से जाकर वहां मौजूद केमिकल के टैंक को चेक करता है, जो कि गर्म नहीं ठंडा होता है, यानी कि डरने वाली कोई बात नहीं थी। दरअसल इस फैक्ट्री के ज्यादातर इक्विपमेंट्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उन्हीं की वजह से ये अलार्म बजा था। और साथ ही पाइप्स में जंग लगी हुई थी, जो कि गैस के प्रेशर के कारण कभी भी फट सकती थी। लेकिन यहाँ का ओनर एडिसन को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो बाहर आकर सभी से कहता कि जब तक कोई मर न जाए तब तक ये अलार्म नहीं बजना चाहिए। दूसरी ओर हम इमाद नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि इसी फैक्ट्री के पास वाली बस्ती में रहता है। यहाँ ज्यादातर यूनियन कार्बाइड में काम करने वाले लोग ही रहते हैं और इमाद उनमें से एक था। यही वजह थी कि कुमावत इमाद का इंटरव्यू लेने आया था। इमाद कुमावत से बताता है कि इस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन केमिकल होता है MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसमें अगर एक बूंद भी पानी में मिल जाए तो ये केमिकल उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन साइनाइड गैस बना देता है, जिससे अगर कोई इंसान सांस के जरिए अपने अंदर ले ले तो वो बस कुछ ही क्षण में मर सकता है। इससे लंग्स को भारी नुकसान पहुंचता है और आंखों में जलन होती है। इमाद जब वहाँ पर काम करता था तब से ही उन्हें मास्क नहीं दिए जाते थे, इसलिए इमाद ने उनसे मांग की, काफी शोर मचाया, जिसके बदले उसे मास्क तो नहीं मिला लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए इमाद ने रेलवे में लोको पायलट की जॉब पकड़ ली, जहां आज वो ज्वाइन करने वाला है, यानी कि आज उसका पहला दिन है। आगे बातों ही बातों में इमाद कुमावत से बताता है कि यूनियन कार्बाइड में MIC के 3 बड़े काफी टैंक मौजूद है। साथ ही वो अपने दोस्त अंसारी का भी जिक्र करता है, जो कि काफी समय पहले गैस लीक होने से मर गया था। यही वजह थी कि उस वक्त अंसारी की मौत की वजह से टाइसन रिपोर्ट नाम से फैक्ट्री के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन उसे एडिसन ने दबवा दिया। इमाम बताता है कि हमारे बीच का एक आदमी फैक्ट्री में है जो आज ये रिपोर्ट निकाल कर लाएगा। अब क्योंकि इमाद को ड्यूटी पर जाना था, वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। इधर स्टेशन की कम्युनिकेशन लाइन खराब होने के कारण इफ्तिकार एक प्रसाद नाम के ऑफिसर से कम्युनिकेशन लाइन ठीक करवाने के लिए कहता है। इसी लाइन की वजह से ये लोग पास के स्टेशन से संपर्क कर पाते हैं। इसी दौरान इफ्तिकार से मिलने वहां पर विजय आती है, जो कि साफ सफाई का काम करती है, और स्टेशन मास्टर ने विजया और उसकी बेटी सोहिनी की काफी मदद की होती है। इसलिए विजया भी स्टेशन मास्टर को बहुत मानती है। वो उन्हें अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करने आती है। इफ्तिकार भी कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। फिर वहां पर इमाद आता है, जिसे इफ्तिकार रात को 10 बजे आकर एक मालगाड़ी को तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी ओर गैस ट्रेजेडी के 13 घंटे पहले का समय दिखाते हैं। हमें न्यूज के जरिए एक्सप्रेस बैंडिट नाम के एक चोर के बारे में पता चलता है, जिसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो स्टेशन और ट्रेन में चोरी किया करता था। उसको पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही होती है। अब इसी दौरान हमें बलवंत नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वही चोर है। वो अपने आसपास पुलिस को देखकर वहां से गायब हो जाता है और कोई नहीं जानता कि एक्सप्रेस बैंडिट का असली नाम बलवंत है। बलवंत भोपाल स्टेशन की तिजोरी में जो पैसे रखे होते हैं उनको चोरी करने का प्लान बनाता है, इसलिए वो भी अब भोपाल जंक्शन की तरफ रवाना हो जाता है। जल्दी रात भी हो जाती है और गैस लीक से 3 घंटे पहले हम इमाद को देखते हैं, जो घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलने वाला था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली नाफिसा इमाद से बताती है कि तुम्हारे लिए एक कॉल है। ये कॉल इमाद को अंसारी की बीबी साजिया ने किया था, जो कि इमाद के कहने पर अपने बच्चों के साथ दिल्ली गोरखपुर एक्सप्रेस से भोपाल की तरफ आ रही होती है। क्योंकि आज इमाद को टाइसन रिपोर्ट मिलने वाली है, तो इमाद साजिया से कहता है कि आपको मैं स्टेशन पर ही मिलूंगा। फिर फोन रखने पर इमाद नाफिसा से सवाल करता है कि कमरुद्दीन आज वो रिपोर्ट लेकर आ तो जाएगा ना। इस पर नाफिसा उसको एक मास्क दिखाती है, जो कि कमरुद्दीन ने उसको और उसके होने वाले बच्चे को बचाने के लिए दिया है,
क्योंकि वो आज अपनी जान पर खेलकर उस रिपोर्ट को लेकर आएगा। और होता भी यही है। कमरुद्दीन चोरी से जाने से पहले उस रिपोर्ट की कॉपी निकाल लेता है और कुमावत को कॉल करके 2 घंटे बाद अपने घर आकर रिपोर्ट ले जाने के लिए कहता है। इसी बीच फैक्ट्री में पाइप की सफाई के लिए पानी से धुलाई का काम शुरू हो जाता है, जिसके प्रेशर को एडजस्ट करने के बाद सभी चाय वगैरह पीने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन वर्कर्स को ज्यादा कुछ नहीं आता, मतलब ये ढंग से पता नहीं होता कि किस चीज का यूज कैसे करना है, किस चीज को कैसे किया जाता है। वो उस पाइप पर ध्यान रखने के बजाय चाय पीने के लिए चले जाते हैं। उधर स्टेशन में नाइट ड्यूटी जाने से पहले इफ्तिकार सोहिनी की शादी में उससे मिलने के लिए जाता है। फिर जब वो स्टेशन पहुंचता है तो बलवंत एक कांस्टेबल के रूप में मिलता है, जो कि इफ्तिकार से बताता है कि आपके स्टेशन की तिजोरी खतरे में है, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि एक्सप्रेस बैंडेड आज यहाँ पर आने वाला है। इसलिए मुझे आप अपनी तिजोरी के पास रहने दो, ताकि मैं उस चोर को पकड़कर अपनी नौकरी बचा पाऊं और आपकी तिजोरी भी। उसकी इस बात को सुनकर इफ्तिकार उसे तिजोरी के पास लेकर बैठा देता है, जहाँ वो खुद भी रुकता है। इधर इमाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, जहाँ उसका सीनियर उसे इंजन के बारे में कुछ चीजें चेक करने के लिए कहता है। इसी बीच प्रसाद को पता चलता है कि कम्युनिकेशन लाइन ठीक होने में काफी समय लगेगा, इसलिए उसके कहने पर पास के स्टेशन को भी इस बारे में बता दिया जाता है। दूसरी ओर कमरुद्दीन फैक्ट्री से रिपोर्ट निकाल चुका होता है, पर तभी लगातार पानी रिजन के कारण वो MIC टैंक तक पहुंच जाता है और अचानक एक ब्लास्ट होता है। गैस लीक करने लग जाती है, जिसे बाहर से देखकर कमरुद्दीन तुरंत अंदर की तरफ भागता है, जहां उसे पता चलता है कि जिस वर्कर ने पानी ऑन किया था उसने इसके पहले मेटल प्लेट नहीं लगाई, इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। पानी मिलने के कारण MIC एक जहरीली गैस बनकर लीक होने लग जाती है, जिसका फैक्ट्री के लोगों पर असर होना चालू भी हो जाता है, क्योंकि वो मरते जा रहे होते हैं। साथ ही कमरुद्दीन की तबीयत भी खराब होती जाती है। फिर भी वो एक गीला कपड़ा मुंह में बांधकर गैस चैम्बर की ओर गैस को खाली चैम्बर में डालने के लिए जाता है, मगर कोई भी खाली टैंक नहीं मिलता। इसलिए वो एक टैंक का बाकी MIC टैंक से कनेक्शन ही काट देता है, क्योंकि सारे टैंक की गैस लीक कर जाती तो भोपाल के सारे लोग मारे जाते। और इस वक्त ज्यादा गर्म होने के कारण चैम्बर में एक और ब्लास्ट होता है। इसके साथ ही बेचारा कमरुद्दीन की जान चली जाती है। अब इसी के साथ हमें इस गैस लीक के 14 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अंसारी की बीवी हॉस्पिटल में बाहर बैठी हुई है और अंदर अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके दोनों लंग्स खराब हो चुके होते हैं। यहीं पर साजिया से इमाद ने वादा किया था कि मैं अपने दोस्त और आपके पति की मौत के पीछे का सच दुनिया के सामने जरूर लेकर आऊंगा। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि भोपाल से 100 किलोमीटर की दूर इटारसी जंक्शन दिखाया जाता है, जहां बेंडिक नाम का एम्प्लॉय वहां के स्टेशन मास्टर विनोद से कहता है कि हमारा भोपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन विनोद भी कह देता है कि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, उन्होंने बताया था, हो सकता है उन्हें थोड़ा समय लग रहा हो कम्युनिकेशन को ठीक करने में। इसी बीच एक आदमी बार बार अपने सामान के बारे में पूछकर विनोद को परेशान कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि रेलवे GM रति पांडे इंस्पेक्शन के लिए इटारसी आ रहे हैं, इसलिए सब स्टेशन मास्टर के कहने पर सब कुछ दुरुस्त करने लग जाते हैं, क्योंकि रति काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई जुल्म हो। अब ये सभी जल्दी जल्दी अपने सारे काम अच्छे से करने लग जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो इमाद अपना काम खत्म करके मालगाड़ी के इंजन में बैठा होता है, पर जब उसका सीनियर बाहर जाता है तो उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है और कुछ ही दूर जाने पर वो गिर पड़ता है, जिसे गिरता हुआ देखकर इमाद जैसे ही बाहर आता है तो वो इस गैस की गंध को पहचान कर तुरंत इंजन के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो पहले यूनियन कार्बाइड में काम कर चुका था, तो उसे हाइड्रोजन साइनाइड की महक का अंदाजा था। इधर स्टेशन में इफ्तिकार की नजर जब अपने ऑफिस से बाहर जाती है, वो देखता है कि एक बच्चा अपने भाई की लाश लिए वहाँ पर खड़ा है। उसको देखकर वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह जाता है। वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग मर रहे होते हैं। इसी बीच विजय को शादी में खाने के पैसे कम पड़ गए थे, तो वो इफ्तिकार से पैसे लेकर अपने घर की तरफ जाने के दौरान स्टेशन में कई लोगों को मरते हुए देखती है और अचानक से उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। अब ये गैस हवा में मिल चुकी थी, जिससे बचना नामुमकिन था। ये सब कुछ देखकर बलवंत इफ्तिकार से कहता है कि हम जब तक ऑफिस में थे तब तक सब कुछ सही था, पर बाहर तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जिसकी इस बात को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग खिड़की दरवाजे तोड़कर ऑफिस में घुसने लगते हैं और इस बेवकूफी के कारण काफी लोग मारे भी जाते हैं। इसी दौरान इफ्तिकार देखता है कि वेटिंग रूम खाली है, इसलिए वो बचे हुए लोगों को आराम से वहाँ जाने के लिए कहता है। इसी बीच वो विजय को देखकर उसे भी अंदर ले लेता है, पर विजय की यही मौत हो जाती है। इस तरफ सोहिनी भी अपनी बारात में सभी को मरता हुआ देखती है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जिस दौरान उसकी भी हालत खराब हो जाती है, वो वहीं गिर पड़ती है। इधर एक पुलिस वाला फैक्ट्री के खिलाफ लिखने के लिए कुमावत को धमकाने आता है। तभी उसके रेडियो पर कार्बाइड फैक्ट्री के गैस लीक के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला भी निकल पड़ता है। और क्योंकि कुमावत शहर के आउटर में रहता था तो वो भी भोपाल की तरफ चल पड़ता है, ताकि वो कमरुद्दीन से वो रिपोर्ट देने के साथ ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर पाए। उधर फैक्ट्री में एडिसन सभी से कहता है कि मैं अमेरिका में बात कर रहा हूँ
जब तक वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस फैक्ट्री के चारों तरफ सील कर दो ताकि कोई भी रिपोर्टर या पुलिस वाला यहाँ घुस न पाए। इस पर एडिसन के साथ मौजूद इंजीनियर उससे कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल और सभी लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए कि हवा में हाइड्रोजन साइनाइड है। तो एडिसन जवाब देता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका कोई भी एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हमें दिल्ली गोरखपुर एक्सप्रेस में साजिया को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों के साथ भोपाल जा रही है। उसके सामने हम एक और लेडी को देखते हैं जिसके साथ उसकी बेटी है और हमें पता चलता है कि ये असल में सिख है और उसका नाम राजवीर है, जो कि छिप कर आ रही थी। उसने अपने सिख होने के बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने मार दिया था, जिस कारण देश भर में सिखों को मारा जा रहा था। पर कुछ लोग साजिया और इस ट्रेन के गार्ड की तरह थे जिन्हें राजवीर के सिख होने का पता चल गया था, पर फिर भी वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं बोलते। मगर एक स्टेशन पर इस ट्रेन पर कुछ गुंडे चढ़ जाते हैं जो सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। किसी की लिस्ट से उन्हें राजवीर के बारे में पता चलता है, पर इससे पहले वो राजवीर को कुछ कर पाते ट्रेन का गार्ड उसे और उसकी बच्ची को लेकर अपनी बोगी में चला जाता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। इसी ओर कुमावत भी मुंह में कपड़ा बांधकर जैसे जैसे शहर की तरफ जा रहा होता है वैसे वैसे उसकी भी हालत बिगड़ती जाती है। स्टेशन पर इफ्तिकार बाहर आता है, तभी वहाँ पर इमाद इंजन लेकर पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर इफ्तिकार कहता है कि मैं इमाद के साथ स्टेशन के दूसरी तरफ जाकर लाइंस को चेक करने जा रहा हूँ ताकि हम आसपास के स्टेशन से संपर्क करके उनसे मदद मांग पाए। उसकी ये बात सुनकर सभी को लगता है कि इफ्तिकार वहाँ से भागना चाहता है, इसलिए वो उसको जाने से रोक देते हैं और खुद बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक आदमी के बाहर निकलने के बाद इफ्तिकार जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और जो बाहर निकला था वो बाहर जाते ही मर जाता है। अब ये देखकर सभी डर जाते हैं और पीछे हटते हैं। इफ्तिकार फिर रुमाल बांधकर बाहर जाता है, जहाँ से वो और इमाद एक बूढ़े आदमी को लेकर अंदर आते हैं। फिर इमाद सभी को इस गैस लीक के बारे में बताता है और साथ ही उन्हें रुमाल गीला करके मुंह पर बांधने को कहता है क्योंकि इससे काफी राहत मिल सकती है। इफ्तिकार अब इमाद से कहता है कि तुम स्टेशन के दूसरी तरफ जाकर ये देखो कि जो लाइंस जोड़ने का काम चल रहा था वो कितना हुआ। इमाद तुरंत इंजन से वहाँ जाता है और वहाँ कर बताता है कि वहाँ जो लोग काम कर रहे थे वो तो मारे गए हैं, सिर्फ एक तार ही जोड़ी गई है। अब प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले ब्लॉक फोन्स की लाइन से जोड़ी होंगी जिससे पास के स्टेशन पर संपर्क किया जा सकता है। तो इफ्तिकार इमाद के साथ जाकर ब्लॉक फोन से संपर्क करके दिल्ली गोरखपुर एक्सप्रेस को रोकने की बात करता है, क्योंकि अगर वो ट्रेन यहाँ आ गई तो उसमें सवार सारे यात्री भी मारे जाएंगे। इसलिए वो इमाद के साथ वहां तक जाता है, जहां पहुंचकर वो इमाद से घर जाने के लिए कहता है। इमाद कहता है कि मेरा घर फैक्ट्री के बहुत ही करीब है, अम्मी बची नहीं होगी, इसलिए मैं वहां जाकर क्या करूंगा, यहाँ रहकर जितने लोगों को बचा पाऊं उतना बढ़िया होगा, मैं वही करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर इफ्तिकार जल्दी से ऑफिस जाता है, जहाँ लोगों ने ब्लॉक फोन को तोड़ दिया था उसे किसी तरह जोड़कर इफ्तिकार पास के स्टेशन में सुखी सोबनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान बेंडिक्ट भी सुखी सोबनिया को कॉल करके भोपाल स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहता है। तभी बार बार उन्हें इफ्तिकार का कॉल आ रहा होता है, लेकिन इफ्तिकार की आवाज वहां नहीं पहुंचती। जो चीज सुनकर बेंडिक्ट समझ जाता है कि भोपाल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो इस बारे में फिर से अपने स्टेशन मास्टर से कहता है, लेकिन वो उसे डांट देता है कि तुम चुप रहो, अपने आप सही हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर वहाँ फिर वही आदमी आ जाता है जो बार बार अपने सामान के बारे में पूछ रहा था। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जीएम रति पांडे था। रति फिर अपनी आईडी दिखाने के बाद बेंडिक्ट से सारी बात समझता है। फिर वो भोपाल के डीएम को कॉल करके वहाँ के बारे में पूछता है, जिनसे रति को गैस लीक के बारे में पता चल जाता है और वो सुखी सोबनिया को संपर्क करके भोपाल की तरफ बढ़ रही उस एक्सप्रेस को रोकने के लिए कहता है। पर बेंडिक्ट जब तक उनसे संपर्क करके ये कहता है तब तक दिल्ली गोरखपुर एक्सप्रेस वहां से आगे निकल जाती है। यानी कि एक तरफ तो लोग मर रहे हैं, ऊपर से और भी लोग अपनी मौत को लेकर वहां जा रहे हैं। साथ ही इस ट्रेन में वो गुंडे लोग गार्ड के दरवाजे को तोड़कर राजवीर को मार देना चाहते हैं। सब कुछ हाथ से निकला जा रहा था। इसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 1970 का समय दिखाया जाता है, जहां हम अमेरिका के एक लैब में साइंटिस्ट एलेक्स के साथ उसके साथी को देखते हैं, जो कि एक पौधे पर MIC और हाइड्रोजन साइनाइड का क्या असर होता है इस चीज पर काम कर रहे होते हैं। एलेक्स को पता चलता है कि MIC लोगों के लिए जानलेवा है, इसलिए वो इसके बारे में कार्बाइड फैक्ट्री को बताने की बात करता है, क्योंकि उस समय वो लोग भोपाल में ये फैक्ट्री खोलने वाले थे। इस पर एलेक्स का साथी साइंटिस्ट उससे कहता है, ये लोग बहुत पैसे और पावरफुल वाले हैं, इसलिए हमारा चुप रहना ही बेहतर होगा। वो लोग हमें टेस्ट करने के पैसे देते हैं, तो बस वही करो। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रति डायरेक्टर जनरल राजेश्वरी को कॉल करके उसे भोपाल की स्थिति के बारे में बताता है। वो कहता है कि भोपाल स्टेशन के सभी लोग शायद मर चुके हैं और उसकी तरफ एक और एक्सप्रेस
एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, इसलिए अगर तुम मंत्री जी से बात करके भोपाल स्टेशन पर कुछ मदद की चीजें भिजवाओ और उस एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने के लिए भी कहो तो इससे हजारों लोगों की जान बच जाएगी। ये सुनते ही राजेश्वरी तुरंत मिनिस्टर से बात करती है। दूसरी तरफ भोपाल स्टेशन में इमाद, इफ्तिकार और बलवंत तीनों ही बात कर रहे होते हैं कि अब करना क्या है। इमाद कहता है कि हम यहाँ ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो भले ही हम अंदर हैं पर धीरे धीरे करके हमारी जान चली जाएगी। यहाँ कुछ सोचने के बाद इफ्तिकार इमाद से पूछता है कि तुमने एक मालगाड़ी रिपेयर की थी ना, क्यों ना हम उसका एक डब्बा इंजन से जोड़कर यहाँ ले आए और उसमें बिठाकर सभी को यहाँ से दूर लेकर जाएं। इफ्तिकार इमाद के साथ इस काम को करने चला जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ बलवंत अकेला बचता है, यानी कि उसके पास तिजोरी को लूटने का बहुत बेहतरीन मौका था और वो ये सब कुछ छोड़कर तिजोरी लूटने चला जाता है। इधर हम राजेश्वरी को मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जो कहती है कि भोपाल की तरफ आने जाने वाली सारी ट्रेन के रूट को बदल दो ताकि वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए, लेकिन गोरखपुर एक्सप्रेस तो अब शायद वहाँ पहुँचने वाली होगी। वैसे मिनिस्टर्स एक तरह से इस हादसे को दुनिया से छिपाना चाह रहे थे और बेचारी राजेश्वरी कुछ भी नहीं कर पाती, जिस बात को वो रति से बताती है। यहाँ रति और राजेश्वरी की बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि राजेश्वरी ने रति को एक बड़े ओहदे से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो अपनी नौकरी बचाना चाहती थी। दोनों के बीच इस चीज को लेकर बहस होती है और राजेश्वरी फिर इस बात को नजरअंदाज करके रति से ये कहती है कि ट्रेन के रूट बदलने में इन्हें अभी समय लगेगा, लेकिन तब तक तुम चाहो तो पास के स्टेशन को क्रॉस कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें रोक दिया जाएगा। जो बात सुनते ही रति अपने जीएम स्पेशल को तैयार करने के लिए कहता है और फिर वो मौजूद सभी लोगों को एक स्पीच देता है, जिसके कारण सभी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन में कुछ डॉक्टर्स, कुछ खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब कुछ लोड किए जाते हैं और ये ट्रेन एज अ रिलीफ ट्रेन भोपाल स्टेशन जा रही है। दूसरी ओर सिखों को मारने वाले लोग गार्ड की बोगी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिस दौरान राजवीर के साथ मौजूद लड़की का कपड़ा फट जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था और उसे इस तरह से राजवीर ने इसलिए रखा ताकि किसी को उसके सिख होने का पता ना चले। अब यहाँ राजवीर उनमें से गुंडे के हाथ में चाकू मारकर वहाँ से गार्ड के साथ नीचे उतर जाती है, क्योंकि उसने ट्रेन रोक दी थी, जिसके साथ वो गुंडे भी नीचे उतर जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड राजवीर और उसके बेटे को ड्राइवर के पास छोड़ देता है और कहता है कि मैं उन गुंडों का ध्यान भटका कर आता हूँ, जैसे मैं कहूँ ट्रेन चला देना। गार्ड फिर छोटे डिटोनेटर से धमाके करने लगता है, जिस कारण गुंडे उस तरफ चले जाते हैं और उनके दूर जाते ही गार्ड ड्राइवर को इशारा करता है कि गाड़ी चलाओ। गार्ड बच तो जाता है, लेकिन उसके पीछे गुंडे चाकू भी मार देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। वहीं फैक्ट्री में इंजीनियर एडिसन से दोबारा बोलता है कि हमें पुलिस और सरकार को समय रहते बता देना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग मारे जाएंगे। इस पर एडिसन किसी को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जिस बात से तंग आकर इंजीनियर MI6 का एंटीट्यूड पता करने के लिए केबिन से बाहर जाता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस चीज का एंटीट्यूड मौजूद जरूर होगा। वो फैक्ट्री की प्रिकॉशन गाइड में इसके तोड़ के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें उसको एलेक्स का नाम मिलता है, जिसके साथ ही हम एलेक्स को एक होटल में देखते हैं, जहाँ पर वो एक दवा के बारे में कंपनी के CEO के साथ डील कर रहा होता है। तभी उसे एक फोन के जरिए भोपाल गैस लीक के बारे में पता चलता है। दूसरी साइड कुमावत किसी तरह से नाफसिया के घर पहुंचता है, जो कि वहां नहीं होती, क्योंकि वो मास्क पहनकर कमरुद्दीन को ढूंढने निकल गई थी। बेचारा कमरुद्दीन तो रहा नहीं। कुमावत यहाँ टाइसन रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसको मिलती नहीं। वो फैक्ट्री की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, मगर साथ ही वो देखता है कि नाफसिया फैक्ट्री के गेट में ताला देखकर उसे पीट रही है। साथ ही उसकी डिलीवरी का टाइम भी हो चुका है, इसलिए हिम्मत करके कुमावत नाफसिया को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। उधर बलवंत चाबी ढूंढकर जैसे ही तिजोरी खोलता है, वैसे ही वहाँ पर प्रसाद आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तो वहीं इमाद और इफ्तिकार इंजन को मालगाड़ी की बोगी से जोड़कर वापस आ जाते हैं, जिसके आते ही बलवंत प्रसाद से कहता है कि अगर तुमने स्टेशन मास्टर से कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर प्रसाद उससे कहता है कि अगर तुम इन लोगों को बचाने में मदद करोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से। तो अब दोनों इफ्तिकार और इमाद के साथ मिलकर लोगों को डिब्बे के अंदर भेजने में मदद करते हैं, जिस दौरान वहाँ सोहिनी भी पहुंच जाती है, जो अभी भी जिंदा है। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए आई है। उसे भी कुछ लड़कियां लेकर बोगी के अंदर आ जाती हैं और बोगी के अंदर हवा न जाए इसलिए उसे जल्दी से बंद भी कर दिया जाता है। वहीं इस तरफ राजेश्वरी इस बारे में PM के सेक्रेटरी से मिलती है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। यहाँ एलेक्स भी आ जाता है। वो सेक्रेटरी को अपनी एंटीटोड के बारे में बताता है, मगर सेक्रेटरी उसकी भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। एंटीटोड का नाम सुनकर राजेश्वरी एलेक्स के पास आती है और इस बारे में पूछती है, तो एलेक्स बताता है कि MI6 का एंटीटोड मौजूद है, जिसे मैं बल्क में मंगा सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों को इंडिया में भी जानता हूँ। बस आप इस एंटीटोड को भोपाल पहुँचाने का इंतजाम कर दीजिए। जो जानकर राजेश्वरी काफी खुश होती है। हॉस्पिटल में पहुंचकर कुमावत नर्स से नाफसिया की हालत के बारे में पूछता है, तो नर्स उससे नाफसिया की बाकी रिपोर्ट मांगती है, जिसे ढूंढने के लिए कुमावत फैक्ट्री में मिले कमरुद्दीन के स्कूटर में देखने जाता है, जिसमें उसे नाफसिया की रिपोर्ट तो नहीं मिलती, मगर टाइसन रिपोर्ट जरूर मिल जाती है। इधर इमाद इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो शुरू नहीं होता। यानी एक तरफ से GM स्पेशल आ रही है और दूसरी तरफ से एक्सप्रेस ट्रेन, और बीच में ये लोग फंसे हुए होते हैं।
यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन हो गई है, जिसके आगे क्या किया जाए ये इनके समझ में नहीं आता। फिलहाल अगले सीन में हमें इस गैस लीक ट्रेजेडी के 12 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां कुमावत नाफसा का इंटरव्यू लेने गैस लीक ट्रेजेडी कॉलोनी में आया हुआ है। नाफसा कुमावत से कहती है कि वो हादसा तो बीत गया, लेकिन गैस का असर आज भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही हम नाफसा के बेटे को देखते हैं, जो कि इस गैस की वजह से अपंग पैदा हुआ। फिलहाल सीन वापस उसी गैस लीक पर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि राजेश्वरी के पास एक आदमी आकर उसे पैसों का लालच देने लग जाता है कि आप जो भी कर रही है उसमें मेरे क्लाइंट यानी यूनियन कार्बाइड का नाम नहीं आना चाहिए। मगर राजेश्वरी उसे काफी सुनाती है और उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती। वहीं एलेक्स एंटीडोट को प्लेन्स पर लोड करवा रहा होता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि कुमावत को धमकाने आया था। उसको रेडियो के जरिए कहा जाता है कि तुम जाकर भोपाल स्टेशन पर जीएम स्पेशल के आने के बारे में बताओ। जो सुनते ही वो पुलिस वाला निकल पड़ता है, पर गैस के प्रभाव की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच कुमावत एडिसन को फोन करके कहता है कि मेरे पास टाइसन रिपोर्ट है जिससे मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकता हूँ। एडिसन हंसते हुए कहता है कि कुमावत पेज नंबर 78 का हो, जिसमें साफ लिखा है कि अंसारी वाले हादसे के बाद कार्बाइड ने अपनी गलती सुधार ली और अब उनके सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो ये रिपोर्ट एडिसन को फंसाएगी नहीं बल्कि बचाएगी। जो बात जानकर कुमावत हताश हो जाता है कि अब क्या करें। साथ ही उसे नर्स से पता चलता है कि नाफसिया का बच्चा अपंग पैदा हुआ है, जो कि इस गैस की वजह से है। और ये सब देखने के बावजूद कुमावत हार नहीं मानता और फैसला करता है कि कार्बाइड की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का अब वो जिम्मा लेगा। कुमावत हॉस्पिटल में मौजूद हालत की फोटोज निकालता है, जिस दौरान हमें रियल फोटोज दिखाई जाती है, जो देखकर दोस्तों सच में रूह कांप उठती है। वहीं स्टेशन में इधर इफ्तिकार को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन कभी भी पहुंच सकती है। उसकी चिंता देखकर प्रसाद डेटोनेटर्स के जरिए ट्रेन को रोकने जाता है और इमाद जाता है सारे सिग्नल्स को ग्रीन करने के लिए, ताकि आउटर पर कोई और ट्रेन न रुके। इनका प्लान था कि एक्सप्रेस को रोककर उसमें मालगाड़ी का डिब्बा जोड़े, उसे लगाने के बाद उसे आगे भेज दिया जाएगा। इस पॉइंट पर इफ्तिकार अनाउंसमेंट करने जाता है और बलवंत से कहता है कि मुझे पता है आप लोगों को ऐसे मरने नहीं दोगे। उसकी ये बात सुनकर बलवंत के अंदर भी इंसानियत जाग जाती है। उधर ट्रेन को आता देखकर प्रसाद जल्दी से डेटोनेटर ऑन रखता है, पर खुली हवा में उसकी मौत हो जाती है। और जैसे डेटोनेटर्स ट्रेन के संपर्क में आकर फटते हैं तो ड्राइवर उसमें ब्रेक लगाकर उसे मालगाड़ी से टकराने से पहले रोक देता है। जिसके बाद अनाउंसमेंट करके इफ्तिकार सभी को कहता है कि ट्रेन से कोई मत उतरना, कोई भी नहीं। फिर वो जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो बता देता है, जैसे कि रुमाल को गीला करके मुंह और नाक पर बांधो। बलवंत भी सभी को मदद करने लग जाता है। तभी वहाँ और भी लोग स्टेशन में आ जाते हैं और उन्हें भी बलवंत और इफ्तिकार चढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि सच में उस सिचुएशन में असली में क्या हुआ होगा। वहीं जीएम स्पेशल को भोपाल से पड़ने वाले पहले स्टेशन में रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। साथ ही मिनिस्टर ने एलेक्स और एंटीटोड दोनों को ही रोक दिया था। वो राजेश्वरी से रति जैसे लोगों का नाम देने के लिए कहते हैं, ताकि इतने बड़े हादसे के बाद उन्हें कोई तो बलि का बकरा मिले, यानी कि वो रति को फंसाना चाहते थे। ये बात जानकर राजेश्वरी अपने ऊपर सारा इल्जाम लेकर खुद नौकरी से इस्तीफा देने लग जाती है, क्योंकि वो उन हीरो को उनकी अच्छाई का ये सिला नहीं दे सकती। भोपाल के पहले पड़ने वाले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर जीएम स्पेशल को रोकने की कोशिश करता है, पर वो और स्पीड बढ़ा देते हैं। अब ये देखकर स्टेशन मास्टर उनका ट्रैक ही चेंज करवा देता है, इसलिए ना चाहते हुए भी रति को ट्रेन रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो टकरा जाते। पर ज्यादा देर तक वो रति को नहीं रोक पाते, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोगों को बचा कर ही रहेगा। इसलिए स्टेशन मास्टर रति का विरोध नहीं कर पाता। हालांकि बेंडिक्ट फोन पर रति को बता देता है कि अलग अलग जगहों से रिलीफ ट्रेन भोपाल की तरफ रवाना कर दी गई है। ये सुनकर रति काफी खुश होता है। फिर अपनी ट्रेन पर सवार होकर वो आगे बढ़ जाता है। इन सब के बीच इफ्तिकार और बलवंत किसी तरह से ज्यादा लोगों को ट्रेन में बिठाने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन चलती है उसमें बलवंत चढ़ जाता है। उसी वक्त वही पुलिस वाला बलवंत से आकर इटरासी से आ रही ट्रेन के बारे में बताता है। और दोस्तों ये वही ट्रेन है जिसमें रति पांडे आ रहा है और यहाँ से इस ट्रेन में ये सभी लोग बैठ चुके हैं। ये भी आगे चली जा रही है, यानी कि रास्ते में अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो टकरा जाएंगी। ये सुनकर बलवंत नीचे उतर जाता है और पहले इफ्तिकार को ढूंढता है। वो नहीं मिलता तो वो इमाद को इस बारे में बताता है, जो कि दोनों ट्रेन को आमने सामने आता देखकर किसी तरह उसको सही समय पर ट्रैक चेंज कर देता है और ट्रेन तो बच जाती है, लेकिन उसकी गैस के कारण मौत हो जाती है। इधर इफ्तिकार भी मरने वाला था, जिसे जीएम स्पेशल के बारे में बलवंत बता देता है, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। इफ्तिकार की आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ उसके मरते ही एक बार फिर बलवंत का ईमान डोलता है और वो तिजोरी की चाबी इफ्तिकार की जेब से निकाल कर चला जाता है। तभी वहाँ रति भी अपनी ट्रेन के साथ पहुँच जाता है, जो कि वहाँ मौजूद लोगों को दवा, ऑक्सीजन और खाना सब कुछ देता है। सुबह होते ही बलवंत
बलवंत को वहीं बैठा हुआ देखते हैं जिसने तिजोरी के पैसे निकाल लिए हैं और उन पैसों की चोरी का इल्जाम इफ्तिकार पर आ रहा होता है क्योंकि किसी ने उसकी लाश नहीं देखी। इफ्तिकार जिसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी, उसको लोग आज चोर कह रहे हैं। ये सब कुछ सोचकर बलवंत पैसे वापस तिजोरी में रख देता है, जो कि जब रति देखता है तो वो कहता है कि अगर स्टेशन मास्टर ना होते तो शायद कोई भी नहीं बच पाता और तुम लोग उन पर इल्जाम लगा रहे हो। इसी बीच इफ्तिकार का बेटा अपने पिता को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है पर उसे अपने पिता कहीं नहीं मिलते। दरअसल इफ्तिकार का परिवार सही समय पर शहर के बाहर निकल गया था, इसलिए वो लोग बच गए पर शायद इफ्तिकार नहीं बच पाया। उसे बाकी लाशों की तरह लावारिश समझकर जलाया जा रहा होता है। तभी अचानक उसे होश आता है, मिरेकल होता है, यानी कि इफ्तिकार भी सोहिनी की तरह मरा नहीं होता बल्कि बेहोश हुआ था। यहाँ इफ्तिकार को उसका बेटा ढूंढ लेता है मगर आसपास का मंजर बहुत ही भयानक, अगल बगल लाशें जल रही है और कुछ दफनाई जा रही है। जिंदगी सबको एक न कर पाई पर मौत ने कर दिया। फिलहाल इस गैस हादसे के 1 साल के बाद बलवंत इफ्तिकार से मिलने आता है जो आज भी भोपाल जंक्शन का स्टेशन मास्टर है। इफ्तिकार बातों ही बातों में बलवंत से कहता है, मेरी जेब से किसी ने तिजोरी की चाबी निकाली और मुझे मरा हुआ समझकर पैसे लूटने चला गया। यानी कि इफ्तिकार को बलवंत की सच्चाई पता थी। वो बलवंत से कहता है कि तुम जिस अगली ट्रेन पर जा रहे हो उसे लूटना नहीं वरना मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा, समझे मिस्टर एक्सप्रेस बैंडिट। दोस्तों ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन दोस्तों उस दिन जो हुआ वो सच में रूह को कपा देने वाला था। और दोस्तों जो ये स्टेशन मास्टर, जर्नलिस्ट, इमाद, कमरुद्दीन, ये जितने भी कैरेक्टर हैं ये असली में थे दोस्तों। इन्होंने इस तरह ही अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। लेकिन दोस्तों ये जो बलवंत का कैरेक्टर है जो कि अपने मुन्ना भाई देवेंदु शर्मा निभा रहे हैं, ये असली में नहीं थे, इनको सिर्फ एक थ्रिल के लिए जोड़ा गया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि लापरवाही किस तरह दुनिया तबाह कर सकती है। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, ऐसा ही कुछ बड़ा होता तो न जाने उस दिन पूरे भारत में क्या होता। और ऐसा ही कुछ हुआ था चेरनोबिल में दोस्तों। वहां भी ऐसी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो भी आज बड़े हादसों में गिना जाता है। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे सीरीज चैनल पर है, लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और इन एक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो सच में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।